गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन कॉन्सेप्ट की कि ऋणात्मक किया गया कार्य क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने प्रीवियस लेक्चर में एक दो बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया भी था कि कार्य है वह धनात्मक भी हो सकता है और कार्य वह है ऋणात्मक भी हो सकता है। आइदर वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि जो कार्य है वह ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी सिस्टम पर अपन कार्य कर रहे हैं उसका विस्थापन या उसका वेग है वह बल के साथ में किस प्रकार से रिलेटेड है, उसका डायरेक्शन किस प्रकार से है। इम्पोर्टेंट बात यह है। तो देखिए, द वर्क कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम डायरेक्शन। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप बल लगा रहे हैं। अब जब बल लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, तो इधर ही गति करेगा ही। तो यहाँ पर देखिए, बल और वेग दोनों की दिशा क्या है, एक जैसी है, या विस्थापन की दिशा भी इधर ही है। तो बल की दिशा या विस्थापन की दिशा दोनों समान हो, या बल की दिशा या वेग की दिशा दोनों समान हो, तब जो किया गया कार्य है वह होगा धनात्मक। तो जो फोर्स है और विस्थापन है दोनों की दिशा अगर समान है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। तो इस बल द्वारा, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य है वह होगा धनात्मक। इसके साथ ही देखिए, यदि फोर्स और विस्थापन जो हैं उनकी दिशा है, या फोर्स का कोई कंपोनेंट है वो विस्थापन के साथ में उसकी दिशा है वह अगर ऑपोजिट है, तब उस बल के कंपोनेंट के द्वारा या वो बस उस बल के द्वारा किया गया कार्य है वह नेगेटिव होगा। अब ऐसा भी क्या होता है क्या कि अगर बल किधर लगाया जाए और उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो, या फिर जिधर विस्थापन है या वेग है उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा हो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा। तो इसका अपन एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इसको अपन चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक बार लिख सकते हैं। देखिए, W बराबर एफ डॉट डी एस होता है। चूँकि एफ और डी एस दोनों ही वेक्टर राशि हैं, W है वह स्केलर है, तो अपन लिख सकते हैं एफ डी एस कोस थीटा, या कोस थीटा क्या है, विस्थापन और बल के बीच का कोण है। अब देखिए, अगर कोस थीटा का मान धनात्मक है, कोस थीटा का मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तो कार्य भी धनात्मक होगा। और कोस थीटा का मान ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो जो कार्य है वह भी ऋणात्मक होगा। तो इसको आप चाहें तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, और यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन लिख सकते हैं। क्योंकि 0 है उसको भी अपन एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं, 0 से छोटा है वो नेगेटिव होता है। ओके, इसका एग्जांपल लीजिए कि किया गया कार्य है वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए अपन कैसे इसको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बुक है वह रखी हुई है फर्श पर एक बुक रखी है, और आपने इस बुक को उठाया ऊपर की तरफ आपने इस बुक को उठाया और उठा के एक टेबल है उस टेबल पर रख दिया। सपोज फर्श और टेबल के बीच की ऊंचाई है वो h है। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ, इस बुक पर जब आपने इस बुक को उठाया तो आपने बल लगाया, तो उस बल की दिशा क्या थी, उस बल की दिशा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। और बुक ने जो गति की वो किधर की, वो भी ऊपर की तरफ ही की। विस्थापन है वह ऊपर की तरफ हुआ ना। देखिए, इस फर्श के रिस्पेक्ट में बुक है वह इस ऊंचाई पर चली गई, तो ऊपर की तरफ की। तो विस्थापन की दिशा है वो भी ऊपर की तरफ ही है, या फिर वेग की दिशा भी ऊपर की तरफ ही है। तो इस बुक पर आपके द्वारा लगाए गए बल से किया गया कार्य है वह धनात्मक होगा। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब, कि जो आपने बुक पर बल लगाया है उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। सपोज आपने बल लगाया बुक पर F और विस्थापन हुआ h, या तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, F इंटू एच। अब अगर आप कहें कि बुक में आपने कितना बल लगाया, तो बुक पर आपने उतना बल लगाया जितना बुक का भार था, तो ये हो जाएगा mg इंटू एच, ये हो गया mgh। अर्थात आपके द्वारा बुक पर, पुस्तक पर लगाए गए बल से किया गया कार्य है वह mgh है, जो कि धनात्मक होगा। ओके, अब क्या यहाँ पर कोई ऋणात्मक कार्य हुआ है? हाँ,
बुक है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लग रहा है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा है ऋणात्मक, सॉरी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा है वो नीचे की तरफ है, और बुक जो मोशन कर रही है, गति कर रही है, वो ऊपर की तरफ कर रही है, और साथ में या विस्थापन है वह ऊपर की तरफ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वह होगा माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच बराबर डब्ल्यू जी माइनस एम जी एच। ध्यान रखिए ऐसा क्यों? आपने बुक को फर्श से उठा के टेबल पर रखा, तो आपके द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है जो कि एम जी एच है, लेकिन पुस्तक के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की तरफ है, पुस्तक जो आप उठा के ऊपर की तरफ रख रहे हैं उसकी दिशा ऊपर की तरफ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और जो विस्थापन है उनके बीच में विपरीत दिशाएं हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा। इसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अगर एफ है वह अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ पुट बैक टू द बुक ऑन द फ्लोर। अब आपने क्या किया? अब देखिए, आपने पुस्तक को उठाया और उठा के उसको वापस ज़मीन पर रख दिया, फर्श पर रख दिया है यहाँ से उठा के। तो आपने एच ऊंचाई से उठा के वापस नीचे की तरफ रख दिया। तब देखिए आपने पुस्तक पर बल लगाया और बल की दिशा किस तरफ है? डाउनवर्ड, और विस्थापन या वेग की दिशा भी है डाउनवर्ड। तो आपके द्वारा लगाया गया बल है उसकी दिशा और पुस्तक के वेग की दिशा या पुस्तक के विस्थापन की दिशा दोनों समान है। तो तब आपके द्वारा लगाए गए बल के कारण से जो कार्य हुआ वह कितना होगा? धनात्मक, और उसका मान कितना होगा? एम जी एच, पॉजिटिव होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वह डाउनवर्ड है और पुस्तक की दिशा भी डाउनवर्ड है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो देखिए जब किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ले जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वह हमेशा जो स्मॉल जी है वो डाउनवर्ड होता है। तो इसके विपरीत दिशा में अगर गति करेंगे तो वह कार्य ऋणात्मक होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पिंड को, बॉडी को, कण, पार्टिकल, बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फेंकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और डाउनवर्ड लाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी धनात्मक कार्य ही करेगा। तो अगर बल की दिशा, आरोपित बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर विपरीत है, देन वर्क डन इज नेगेटिव, वह ऋणात्मक कार्य होगा। सेम जो चीज़ है वो देखिए, अभी अपन ने बुक के माध्यम से समझाई। अपन ये करते हैं, कोई भी एक पार्टिकल है वो फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है ज़मीन पर, ऊपर से ज़मीन की तरफ गिर रहा है, किसी एच ऊंचाई से गिर रहा है। सेम पुस्तक का जो एग्जाम्पल है वैसे ही फ्री फॉलिंग बॉडी है, कोई एच ऊंचाई से गिर रही है, तो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उस पर कोई, अपन ने तो कोई बाह्य बल आरोपित किया ही नहीं है उस पर, केवल गुरुत्वाकर्षण बल है वही आरोपित है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा उस पर किया गया कार्य कितना होगा? वह होगा W बराबर एफ एच बराबर एम जी एच, क्योंकि एफ की दिशा भी डाउनवर्ड है और एच की दिशा भी डाउनवर्ड है, तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर W बराबर एम जी एच। एम जी एच क्या है? एम जी एच नॉर्मली किसी भी एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की बॉडी रखी गई है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है वह उस निकाय की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या कार्य ऊर्जा पर में भी यही कहती है। तो यहाँ पर जब वह फ्रीली फॉलिंग हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में बदल रही है, क्योंकि जैसे जैसे वह सपोज यहाँ पर था तो यहाँ पर एच ऊंचाई पर था, तो उस टाइम में वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब यहाँ पर आ गए तो ऊंचाई कम हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मिल गई है, यहाँ पर आ गए और ऊंचाई कम हो गई, वेलोसिटी और ज़्यादा हो गई। जब ज़मीन पर वह टकराएगा तो ज़मीन पर टकराने से जस्ट पहले ज़मीन पर छूता है, तब टच करता है, तब उस टाइम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम है। लेकिन किया गया कार्य है वह तो ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। तो जो W है, जो किया गया कार्य है, वह हमेशा ऊर्जा के बराबर ही होता है।
और यहाँ पर W बराबर mgh है जो कि स्थितिज ऊर्जा है। तो W का मान है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान है यहाँ पर धनात्मक होता है। तो यहाँ इसे और इसे W बराबर mgh इसको अपन गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल भी अपन समझते हैं कि एक कोई स्प्रिंग लीजिए, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पर बल लगाइए और उसे एक्सपेंड कीजिए, उसे खींचिए, विस्तार कीजिए स्प्रिंग का। जैसे आपने एक इस तरफ बल लगाया और एक इस तरफ बल लगाया, तो आपने जो बल लगाया है उसके कारण से स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। स्प्रिंग भी अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगी, तो स्प्रिंग भी इस निकाय पर बल लगाती है ताकि वह अपनी मूल अवस्था में आ सके। तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल है वह आपके द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो जब अपन स्प्रिंग पर बल लगाते हैं तो वह जो बल है वह होगा F बराबर के एक्स एक्सटर्नल फोर्स, यह F बराबर के एक्स के बराबर होगा। जहाँ पर के है वह स्प्रिंग का नियतांक है या बल नियतांक है, एक्स में उसमें विस्तार है और F है आरोपित बल है। लेकिन स्प्रिंग भी खुद बल लगाती है ताकि वह कंप्रेस कर सके, उसमें संकुचन पैदा हो सके, अपनी मूल अवस्था में आ सके। तो वह जो स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है उस स्प्रिंग के ऊपर, लेकिन बस वह दिशा में विपरीत होगा। अर्थात तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य है वह क्या होगा, विस्तार के, सपोज विस्तार हो रहा है बाहर की तरफ और बल लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य है वह नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका जो बल है वह बराबर F बराबर माइनस का के एस होगा, के एक्स होगा। ध्यान देखिए कि स्प्रिंग पर बल लगाया गया बल है वह F बराबर के एक्स है जो कि पॉजिटिव है, F यहाँ पर पॉजिटिव है, और स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल है वह माइनस के एक्स है जो कि नेगेटिव है। तो क्योंकि और दोनों बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं, ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ में ये भी देखिए आप कि अगर इसी बल को मैं जो भी एक्सपेंशन किया है dx के रूप में लूँ और उसे सपोज स्प्रिंग है, यह मैं रेफरेंस यहाँ से बोलूँ और इस रेफरेंस से ये स्प्रिंग मान लो कि L लंबाई की थी, तो विस्तार होने के बाद में यह L प्लस x हो गई है, मतलब x दूरी का विस्तार हो गया है, और किसी बिंदु पर उसका विस्तार मान लो dx था इंस्टेंट, तो उसे मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ उसका, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में इस बल के द्वारा जो भी किया गया कार्य है वह आ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है W बराबर F इंटू डी एस, तो डी एस को मैं डी एक्स के रूप में लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा W बराबर F डॉट डी एक्स, और स्प्रिंग के द्वारा बल वाले कंडीशन की लेंगे तो W बराबर माइनस का के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस का के एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग के द्वारा जो आरोपित बल है उसके द्वारा किया गया कार्य, और नॉर्मली स्प्रिंग पर अपन बल लगाते हैं वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो बल है जो अपन स्प्रिंग पर जो बल लगाया है उसके द्वारा किया गया कार्य है वह होगा W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग द्वारा जो बल लगाया जा रहा है संकुचन करने के लिए, अपनी मूल अवस्था में आने के लिए, उसके द्वारा किया गया माइनस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, यह है किसी भी स्प्रिंग है पर अगर कोई बल लगाते हैं और वो है x दूरी तक एक्सपेंड हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, तो उस स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा कैसे, यह स्प्रिंग थी, देखिए यह स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की मूल लंबाई L थी, तो इस स्प्रिंग को जब विस्तारित किया तो यह L प्लस एक्स हो गई है। अब जैसे ही L प्लस एक्स हो गई है तो स्प्रिंग को खींचा गया, एक्सपेंड किया गया है उसके नेचर के विरुद्ध, तो स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगी। तो इसका मतलब यह है कि उसकी पोजीशन यहाँ पर है फिलहाल L प्लस एक्स दूरी पर, तो उसे मूल अवस्था में आने के लिए वह उस पर रिवर्स डायरेक्शन में बल लगाएगी अपनी मूल अवस्था में आने के लिए। तो यह इतनी ऊर्जा उसमें, इतनी दूरी तक खींचने तक उसमें ऊर्जा है वह आ गई है। वह ऊर्जा किसके कारण से है, उस स्प्रिंग की स्थिति के कारण से, उसकी पोजीशन के कारण से। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो ऊर्जा है वह उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। किसी भी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और उस स्प्रिंग पर बल द्वारा किया गया कार्य भी कितना होता है, W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब
किसी भी निकाय पर किया गया कार्य है वह उसके पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के बराबर ही होता है। तो जो वाक्य एनर्जी पर में उसमें यही कहते हैं अपन कि जो गतिज ऊर्जाओं का अंतर है वह किया गया कार्य होता है। और क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा में बदलती है, तो इस प्रकार से किया गया कार्य है वह ऊर्जा के रूप में होता है, ऊर्जाओं का अंतर ही होता है। यहाँ पर ऊर्जाओं का अंतर अपन कैसे ले सकते हैं? जब स्प्रिंग यहाँ पर थी, अपनी मूल अवस्था में थी, तो वह एक्साइटेड स्टेट में नहीं थी, उत्तेजित अवस्था में नहीं थी, उस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया था। लेकिन स्प्रिंग को अगर खींचा गया x दूरी तक तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई स्थितिज ऊर्जा के कारण से, तो वह स्थितिज ऊर्जा के कारण से ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस पर वह किया गया कार्य के बराबर होगी। तो अगर अपन स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है, और स्प्रिंग के द्वारा खुद पर लगाए गए बल से किया गया कार्य वह नेगेटिव है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो कार्य का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है यह इस प्रकार से है। बस आप इसको मोटे मोटे तौर पर ये ध्यान रखिए कि किसी भी निकाय पर आरोपित बल है वह अगर उस निकाय के वेग के विपरीत दिशा में है या विस्थापन के विपरीत दिशा में है तो वह किया गया कार्य उस बल के द्वारा नेगेटिव कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। और अगर उसी निकाय पर जो बल है वह विस्थापन की दिशा में है या वेग की दिशा में है तो वह पॉजिटिव कार्य होगा। इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कार्य का जो सूत्र वो क्या है? वह है W बराबर F.ds, अदिश गुणनफल है। F यहाँ पर वेक्टर है, ds भी वेक्टर है, ध्यान रखिए। जब इसको वेक्टर को अपन डॉट प्रोडक्ट को दूर करते हैं तो ये आ जाएगा F.ds कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? F और ds के बीच में कोण। अगर थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तब कोस थीटा का मान होगा वो धनात्मक होगा और किया गया कार्य है वह भी धनात्मक होगा। अगर थीटा का मान 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो कोस थीटा का मान ऋणात्मक होगा और जो किया गया कार्य है वह भी ऋणात्मक होगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल और भी है कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है या नहीं होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक वैसे ही एक बल होता है, इसे बोलते हैं घर्षण बल। घर्षण बल कब पैदा होता है? जब मोशन होती है, गति होती है तब। तो कोई भी एक निकाय है, जैसे यह एक समतल सतह है, उसके ऊपर यह ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर मैंने ये F बल लगाया तो यह गति कर रहा है V। तो यहाँ पर आरोपित बाह्य बल है, उसकी दिशा और V की दिशा एक जैसी है, समान है। लेकिन जो ब्लॉक है उसके बॉटम, उसका जो तल है वह, और जो प्लेन्स है उसका टॉप, उसके बीच में एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। वह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। रिएक्शन फोर्स बोलो, घर्षण फोर्स बोलो, तो वह हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या हुआ कि वह विस्थापन के या वह वेग के विपरीत दिशा में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वह ऋणात्मक होगा। अर्थात घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वह विस्थापन या वेग के विपरीत दिशा में ही लगता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसमें घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अपन वॉक कैसे करते हैं ज़मीन पर। अपन ज़मीन पर वॉक इसीलिए करते हैं कि जब अपने पैर ज़मीन पर होते हैं और अपन आगे की तरफ एक पैर बढ़ा रहे होते हैं तो पृथ्वी के द्वारा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स लगाया जाता है। अगर वह फ्रिक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स 0 हो तो अपन वॉक नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई भी चिकना फर्श है या कोई भी स्मूथ सरफेस है, जैसे किसी भी सतह पर अपने ऑयल डाल दिया है या ग्रीसिंग कर दी है, तो उसमें फ्रिक्शन 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है फ्रिक्शन उस सतह। तो वॉक करने के लिए या किसी भी सतह पर चलने के लिए ज़रूरी है कि उसमें घर्षण हो। अगर घर्षण नहीं होगा तो वी कांट वॉक। ओके, थैंक यू।